नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब सेशन में। आइए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में पहले मैं कुछ सवाल आपसे करूंगा कि आपने प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। किधर हो भाई तुम? इधर हो। चलिए, मेरा सवाल होगा और आपका जवाब होगा। तो सबसे पहले आपको यह बताना है एलिजाबेथन एज जो है, एलिजाबेथन एज की जो हम बात करते हैं, इस एज को और किस किस नाम से जाना जाता है ना। ऑनलाइन क्लास टाइम्स वो भी वही रहेगा, अभी 1:30 से 3 में के बीच में सब बता देंगे आपको। टेंशन ना रहे, ना ले आप। फिलहाल यहां पे फोकस कीजिए, हर एक चीज लास्ट तक मैं बता दूंगा। एलिजाबेथन एज को किस किस नाम से जाना जाता है पढ़ा चुका हूं मैं। गोल्डन एज, अर्पणा कह रही है। और कौन सा एज? और कौन सा? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आकांक्षा। एलिजाबेथन एज को किस किस नाम से आप जानते हैं? आज सवाल जवाब होगा। देखते हैं कितने बच्चे सैटरडे संडे को सिर्फ एंजॉय किए हैं या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत किए हैं। शेक्सपियर एज, EDJE एज का मतलब हो जाता है किनारा। भाई साहब, AG होना चाहिए। हामिद राजा जी। गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और एज ऑफ रेनेसा नहीं श्वेता, एज ऑफ, अच्छा रेनेसा का पार्ट है वो। एलिजाबेथन एज रेनेसा का पार्ट है, हो सकता है। अनामिका गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आइए देखिए यहां पर क्या बोल रहा हूं। एलिजाबेथन एज ये तो रेनेसा का पार्ट है ही। एक इसको बोलते हैं द एज ऑफ शेक्सपियर, द एज ऑफ शेक्सपियर। और दूसरा क्या बोलते हैं इसको? द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चलिए आप बताइए, रेनेसा में, रेनेसा की अगर हम बात करेंगे, रेनेसा पीरियड की अगर बात करते हैं, उसमें अगर आप एलिजाबेथन एज की बात करें तो एलिजाबेथन एज आपका, इसका ड्यूरेशन कब से कब तक, यानी एलिजाबेथन एज कब से कब तक रन किया? डेट बताइए, ईयर बताइए। अनामिका का जवाब है बहुत बढ़िया, 1558 to 1603। बहुत अच्छे, एकदम फटाफट जवाब देना है। 1558 to 1603, बहुत अच्छे। अब ये बताओ कि एलिजाबेथन एज के बाद रेनेसा में जो एज आया, उस एज का क्या नाम है? गोल्डन पीरियड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पिंकी आप गलत बोल रहे हैं, 1538 नहीं होगा, 1558 होगा। बहुत बढ़िया। एलिजाबेथन एज के बाद जो एज आया, उस एज का क्या नाम है? अनामिका कह रही है जैकोबियन एज, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर आप इसे जैकोबियन एज कहते हैं तो जैकोबियन एज कब से कब तक, इसका ड्यूरेशन कहां? जैकोबियन एज कब से कब तक? अनामिका का जवाब है 1603 to 1625। बहुत अच्छे, लाजवाब, बहुत बढ़िया। चलो, अगर मैं आपसे फिर पूछूं कि जैकोबियन एज में जो किंग थे, उनका क्या नाम था? जैकोबियन एज में जो किंग थे, जो राजा थे, उनका क्या नाम था? आज बस सवाल और जवाब होगा, फटाफट आप बताएं मेरे को। किंग का क्या नाम है? किंग जेम्स फर्स्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़िए। किंग जेम्स फर्स्ट, बहुत बढ़िया। चलो, जैकोबियन एज को और दूसरा किस एज के नाम से जाना जाता? अदर नेम क्या है इस एज का? अगर हम जैकोबियन एज की बात करेंगे तो इसका अदर नेम क्या होगा? बोलिए, समझाया था हमने, फटाफट बताते जाना है आपको। एज ऑफ जॉन डोन, श्वेता झा, वेरी गुड श्वेता, बहुत बढ़िया, लाजवाब। एज ऑफ जॉन डोन, एज ऑफ जॉन
डॉन, वेरी गुड। चलो, जैकोबियन एज के बाद जो एज आएगा उस एज का क्या नाम होगा? जैकोबियन एज के बाद कौन सा एज आएगा रेनेसां में? बताइए। कैरोलिन एज। प्रिंस बाबू कह रहे हैं, बहुत अच्छे प्रिंस। कैरोलिन एज, लाजवाब। कैरोलिन एज की बात करेंगे तो प्रिंस ने जवाब भी दिया है यहां पर। कैरोलिन एज का नाम किधर गया? इतना ऊपर कमेंट चला गया। 1625 टू 1649, बहुत अच्छे। 1625 से 1649 गया। चलिए, कैरोलिन एज में जो आपके किंग थे वो कौन थे? क्या नाम था उनका? फटाफट बताते हुए जाना है। जॉन मिल्टन। पिंकी क्या कह रहे हैं आप? जॉन मिल्टन नहीं, अभी वो दूर है थोड़े से। कौन थे कैरोलिन एज में किंग? सी से कैरोलिन है और सी से हमने बताया था चार्ल्स, चार्ल्स फर्स्ट। वेरी गुड श्वेता, बहुत अच्छे। पूजा कुमारी, चार्ल्स फर्स्ट है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए, कैरोलिन एज को और किन किन नाम से जाना गया? अदर नेम क्या है? अच्छा लगता है पिंकी ने इसका जवाब दे दिया, कैरोलिन एज का। चलिए बताइए, कैरोलिन एज का और क्या क्या नाम है? किस किस नाम से आप जानते हैं इसे? प्रज्ञा, गुड मॉर्निंग। प्रज्ञा टाइम पे आइए, हमेशा आप लेट हो जाते हैं। प्यूरिटन एज, वेरी गुड, है ना। इसी एज में आपका प्यूरिटन का भी आगमन होता है और प्यूरिटन एज में ही प्यूरिटन एज बोलेंगे, और नहीं तो इसको द एज ऑफ मिल्टन बोलेंगे। द एज ऑफ जॉन मिल्टन की बात होगी। क्लियर? और फिर आपका क्या आता है? प्यूरिटन एज आपने बोल दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कॉमनवेल्थ की भी बात होगी। पापा के स्कूल लाए, लेट हो जाते हैं सर। कुमार सत्य, कोई बात नहीं बंधु, आइए यहां पे। तो ये रेनेसां का पार्ट है जो आपको पढ़ाया गया था। चलिए, रेनेसां के बाद सबसे पहले तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की बात की आप, मिडिल की बात आपने की, है ना। चौसर साहब की बात होती है वहां पे। फिर रेनेसां की बात किए। रेनेसां के बाद कौन सा एज आता है इंग्लिश लिटरेचर में? रेनेसां के बाद कौन सा आएगा? रेनेसां में इतनी सारी बातें हैं, एलिजाबेथन, उसके बाद आपका कौन सा था? जैकोबियन, कैरोलिन, है ना। चलिए, रेनेसां के बाद कौन सा पीरियड? न्यो क्लासिकल एज। वेरी गुड श्वेता, बहुत बढ़िया। न्यो क्लासिकल। न्यो क्लासिकल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? न्यो क्लासिकल को कितने पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे, बताएंगे? इस एज में और कौन कौन से एज आते हैं ये आपको बताना है। जितना आप खुद से पढ़ेंगे उतना कॉन्फिडेंस में रहोगे आप, उतने कॉन्फिडेंट होंगे आप। बहुत बढ़िया। द ऑगस्टन एज अनामिका कह रही है, बहुत अच्छे अनामिका, बहुत सुंदर। द ऑगस्टन एज, द ऑगस्टन पीरियड, द ऑगस्टन पीरियड की बात करेंगे या एज की बात करेंगे? इसके बाद कौन सा होगा? कौन बता रहा? ऑगस्टन पीरियड, वेरी गुड। उसके बाद ऑगस्टन के बाद बताओ बताओ, ऑगस्टन के बाद कौन सा? रिस्टोरेशन, वेरी गुड। द रिस्टोरेशन, बहुत अच्छे। द रिस्टोरेशन पीरियड, बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन सा? रिस्टोरेशन के बाद बोलिए। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, बहुत अच्छे। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, लाजवाब। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल है मेरा कि आप जो है ऑगस्टन पीरियड को किस नाम से जानते हैं? ऑगस्टन पीरियड को किस नाम से आप जानते हैं? कुछ बच्चों ने ऊपर लिखा भी था, कमेंट ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बताओ। ऑगस्टन पीरियड को किस नाम से आप जानेंगे? ट्रांजिशन पीरियड, ओके, हाँ हाँ बिल्कुल, लास्ट में है आपका। जॉन ड्राइडेन,
ऑगस्टन पीरियड को किस नाम से? बोलो। सैमुअल जॉनसन। सीक्वेंस में बताइए तब मैं समझूं। ऑगस्टन को किस नाम से? ऑगस्टन पीरियड आपका 18 सेंचुरी के आसपास है, और 18 सेंचुरी को मैंने बोला था द एज ऑफ सटायर कहते हैं। 18 सेंचुरी को द एज ऑफ सटायर बोला जाता है। और 18 सेंचुरी में आपके दो ग्रेटेस्ट राइटर हुए, टू सटायरी, बहुत सारे वैसे हुए, दो का नाम काफी आता है सटायरिस्ट्स के तौर पे, जिसमें से एक का नाम है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप की बात करेंगे, और दूसरे में आपके आते हैं जोनाथन स्विफ्ट। बताया था जोनाथन स्विफ्ट। क्लियर? तो आपका जो अगस्तन पीरियड है उसको द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं। क्या कहते? द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी बोला जाता है। क्लियर है ना? ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद रिस्टोरेशन पीरियड को किस नाम से आप जानते हैं? ये सब हर एक चीज माइंड में लॉक रखना है आपको, और आप सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। रिस्टोरेशन को किस नाम से याद रखोगे? बहुत बड़े राइटर हुए, बहुत नाम रहा इंग्लिश लिटरेचर में। एज ऑफ ड्राइडेन, जॉन ड्राइडेन, वेरी गुड। एज ऑफ जॉन ड्राइडेन। और ड्राइडेन साहब आपको बार बार बता चुका हूं, ये क्या है? तो ये है आपके फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, ध्यान रहे। चलिए, एज ऑफ सेंसिबिलिटी का क्या नाम है? एज ऑफ, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, जॉन ड्राइडेन। वेरी गुड अनामिका, बहुत अच्छे। इन्होंने बोला फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, बहुत बढ़िया। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, वेरी गुड। अब आइए, एज ऑफ सेंसिबिलिटी को क्या नाम देंगे आप? क्या नाम है इसका? एज ऑफ सैमुअल जॉनसन। एज ऑफ सैमुअल जॉनसन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, पूरा पढ़े हैं आप, बहुत अच्छे। सैमुअल जॉनसन का एक और नाम बताइए तो, क्या किस नाम से बोलते हैं इसको? इनको चलो मैं ही बता देता हूं, डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर, इन्होंने एक डिक्शनरी लिखा था, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए, ट्रांजिशनल पीरियड। अब यहां पे आइए, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े हैं मैं दिखाता हूं आपको। क्लियर है मामला? आप लोगों ने जवाब दिया। तो सबसे पहले तो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड, मिडल, मॉडर्न। फिर आपने रेनेसां की बात की। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में बीवुल्फ सबसे पुराना पोयम है। राइटर इसमें कौन कौन है? कैडमॉम, सेनेवुल्फ, जिसको काइनवुल्फ भी कहते हैं। किंग हुए अल्फ्रेड द ग्रेट, और लास्ट किंग हुए हेरोल्ड गॉडविनसन, हेरोल्ड सेकेंड। इनकी माताजी का नाम पूछा जाता है, गीथा थॉरकेल्सडॉटिर। आप पढ़े थे मेरे से। फिर आपने मिडल इंग्लिश पीरियड की बात की, तो एंग्लो नॉर्मन, जो आपका 11th से 15th सेंचुरी चला, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एंग्लो नॉर्मन पीरियड या द एज ऑफ चौसर। और फर्स्ट नेशनल पोएट आपके द एज ऑफ चौसर कहलाते हैं, और फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड आपके विलियम शेक्सपियर साहब कहलाते हैं, है ना? ये ध्यान रखेंगे। रेनेसां की बात अगर करेंगे आप, तो उसमें आपका एलिजाबेथन एज की बात होती है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, 1558 से 1603, एज ऑफ शेक्सपियर, गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है। जैकोबियन एज में आपके किंग जो है, किंग जेम्स फर्स्ट है, जिन्होंने बाइबल को सबसे पहले ट्रांसलेट करवाया ग्रीक से इंग्लिश में। और 1603 से 1625 की बात यहां पे करेंगे, जॉन डॉन का मामला है। कैरोलिन एज की बात करते हैं, तो किंग चार्ल्स, सी से कैरोलिन, सी से किंग चार्ल्स की बात करेंगे, जॉन मिल्टन या प्यूरिटन एज कहलाएगा। और कॉमनवेल्थ पीरियड की बात करेंगे, उसी को प्यूरिटन इंट्रेगनम कहते हैं हम। फिर यहीं पे आपका है न्यू क्लासिकल पीरियड, रिस्टोरेशन, अगस्टन, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, है ना? रिस्टोरेशन पीरियड आपका एज ऑफ जॉन ड्राइडेन की बात करते हैं, फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड रहे, 1668 में बनाए गए थे।
द अगस्तन एज की बात करेंगे तो अलेक्जेंडर पोप का नाम आता है, बिकॉज अगस्तन पीरियड 18th सेंचुरी के आसपास, और 18th सेंचुरी को क्या बोला गया, 18th सेंचुरी को द एज ऑफ सटायर बोला गया। ध्यान रखेंगे आप। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करेंगे, एज ऑफ सैमुअल जॉनसन, जिनको डॉक्टर जॉनसन भी कहते हैं, और इसी को ट्रांजिशनल पीरियड भी बोला जाता है। वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच भाई, इतना प्यार इतना सम्मान देने के लिए। बोला जाता है, आप समझ गए। और हमने आपको यह बोला था कि जब भी आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे तो ओल्ड इंग्लिश से नहीं, सबसे पहले डार्क एज की बात होगी, है ना। ये ध्यान रखना, बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं डार्क एज को, कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड से पहले कौन सा एज आया इंग्लिश से लिटरेचर में, डार्क एज। डार्क एज में इंग्लिश इवॉल्व नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, वह अपने मां के गर्भ में था, यानी इंग्लिश पैदा होने वाला था। ओल्ड इंग्लिश में इंग्लिश पैदा तो हो गया, डिवेलप नहीं कर पाया। डिवेलप कब किया, मिडल इंग्लिश पीरियड में, जॉफरी चौसर के टाइम में, और वहां से इंग्लिश आज तक फैले जा रहा है, फैले जा रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है मामला। हाँ चलिए, अब ड्रॉ रोमांटिक पीरियड की जैसे ही हम बात करते हैं 1798 से 1837, अर्ली रोमांटिक यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज, लेटर रोमांटिक में सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज की बात करेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे। डार्क एज इट वाज नॉट इमर्ज्ड, हाँ वेरी गुड पिंके। अब यहां पे आइए, तो बुरा रोमांस विलियम वर्ड्सवर्थ की बात होती है, ये आपके बहुत ही अच्छे राइटर हैं उस एज के। नेचर पोएट, द प्रिस्ट ऑफ नेचर इनको बोला जाता है। और भी राइटर्स का हमने नाम लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, विलियम ब्लेक, लॉर्ड बायरन, पीवी शैली, मैरी शैली, जॉन केट्स, रॉबर्ट सौदे, ढेर सारे आपके राइटर हैं, चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब, बहुत सारे आपको राइटर मिलेंगे, जिनमें इंपॉर्टेंट राइटर्स का नाम में जो आता है नाम, विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आता है, एस.टी. कॉलरिज का नाम आता है, जॉन किट्स को जाना जाएगा, पीवी शैली को पहचाना जाता है, बहुत राइटर हुए हैं। थॉमस चैटरटन एक राइटर हुए जो 17th में 17-18 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। 1752 के आसपास पैदा लिए थे, और 1770 में, मतलब जिस ईयर आपके विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुए थे उस ईयर वो उनकी डेथ हो गई थी। और थॉमस चैटरटन के डेथ पे एक एलिजी लिखा एस.टी. कॉलरिज साहब ने, जिसका नाम था मोनोडी। सब बातें करेंगे, मोनोडी एक एलिजी है जो एस.टी. कॉलरिज साहब लिखे हैं ऑन द डेथ ऑफ थॉमस चैटरटन। क्लियर है ना मामला। और दूसरी बात, थॉमस चैटरटन के लिए एक पोएम आपके लिखे जॉन किट्स साहब भी, उसका नाम है एंडेमियन, एंडेमियन, जो डेडिकेट किया गया था थॉमस चैटरटन को। 1755 में वो पैदा लिए थे, और 1770 में एट द एज ऑफ 18 ही पास्ट अवे, उनका देहावसान हो गया, उनका इंतकाल हो गया। ये सब ध्यान रखेंगे आप। सर जी आपसे एक अनुरोध है, एग्जाम से पहले, अरे भाई एग्जाम के बाद कोर्स कंप्लीट करवा के मैं क्या करूंगा, मुझे करना है तो एग्जाम से पहले ही करना है ना, बिल्कुल करवाऊंगा, डोंट वरी। एलिजी ELEGY होता है स्पेलिंग श्वेता, ध्यान रखें आप। ये PDF हाँ बिल्कुल टेलीग्राम प्लेटफॉर्म टीचर टेलीग्राम पे चला गया है। अब आइए रोमांटिक एज में और भी बातें करते हैं थोड़ी सी। वैसे आप मेरे से कई बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक ही बात को बार बार सुनाऊंगा, भले आप इरिटेट क्यों ना हो जाएं। और यहां पे आप इरिटेट होंगे, एग्जाम में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं एक ही बात को बार बार बोलता हूं। कई बार बच्चे नाराज हो जाते हैं, सर एक ही बात को क्या बार बार बोलते रहते हो। भाई साहब ऐसा है कि सफल होने के लिए एक ही बुक को 1000 बार पढ़ना होता है, 1000 बुक को नहीं पढ़ना होता है। एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आप सफल होंगे, क्योंकि हर एक बुक में कुल मिला के बात वही लिखी हुई है। इसलिए एक ही चीज को बार बार लगातार अनवरत प्रयास करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले जब हम रोमांटिक एज की बात करते हैं, रोमांटिक एज की जब भी हम बात करते हैं तो आप बताइए, जो भी आपसे मैं पूछूंगा आपको बस बताते हुए जाना है, जैसा आपने अभी तक बताया। नोटेबल वर्क, अब रोमांटिक एज में अगर नोटेबल वर्क की हम बात करेंगे तो सबसे प्रोमिनेंट वर्क कौन सा है, फेमस वर्क कौन सा है रोमांटिक एज का। सर जी सीरीज में अब की बार SCRT NCERT हाँ सब रहेगा बंधु। सर प्लीज अपना नंबर दीजिए, मैं आपको पिछले 6 मंथ से फॉलो कर रहा हूं, प्लीज। नंबर तो मैंने दे रखा है, आप सभी को नंबर दे रखा है ना भाई, नहीं है रख लो। मेहनत कीजिए। चलिए, नोटेबल वर्क कौन सा है, बायोग्राफिया लिटेरिया बाय एस.टी. कॉलरिज, लिरिकल बैलेट्स। हाँ बहुत सारे वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन शुरुआत जो होती है रोमांटिक एज की
1798 में, तो वहां लिरिकल बैलेट्स से। लिरिकल बैलेट्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सबसे पहले ये बताइए, लिरिकल बैलेट्स को कितने वर्जन में डिवाइड किया गया, कितने वर्जन में कितनी बार किया गया? यानी वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करूं, वर्जन की बात करूं, तो कितने वर्जन है इसके लिरिकल बैलेट्स के? प्रियंका लिख रहे 1798, 1800, 1803। अनामिका, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरी, लिरिकल बैलेट्स कोलैबोरेटिव वर्क 1798, 4 वॉल्यूम्स, 4 पार्ट्स, 2 वॉल्यूम्स ऑफ लिरिकल बैलेट्स, अनामिका कह रही हैं। अब आइए, जैसे ही आप लिरिकल बैलेट्स की बात करेंगे, आज से आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक तो है फर्स्ट, फिर उसके बाद है सेकंड, फिर उसके बाद है थर्ड, और फिर उसके बाद है फोर्थ। आप मेरे साथ किसी भी सेशन में हो, कितनी बार भी सुने हैं, बार बार सुनिए। फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो 1798, सेकंड की अगर बात करते हैं 1800, थर्ड की बात करते हैं 1803, और फोर्थ 1803 नहीं होगा, 1802 होगा, है ना। और फोर्थ की बात करेंगे तो 1805 की बात होगी। यहीं पर एक सवाल आता है, जब सेकेंड जनरेशन आया था लिरिकल बैलेट्स का, तो नाम बदल दिया गया था, थोड़ा सा कुछ ऐड किया गया था, तो वो नाम क्या है बताइएगा? 1800 में जब सेकेंड जनरेशन लिरिकल बैलेट्स का आया, तो उसका नाम बदल के क्या नाम रखा गया? प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट्स। कुमकुम कुमारी, इतना लेट कैसे कुमकुम आज है? प्रीफेस ऑफ नहीं, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। और अगर टू दिखाई ना दे तो ऑफ भी दिखाई दे सकता है। चलिए, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पे बच्चा कंफ्यूज होगा। सवाल है, इन अमेरिका लिरिकल बैलेट्स was first published। सबसे पहले लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ है 1798 में, बट अमेरिका में कब? बताओ, बताना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, सभी को याद है, बहुत अच्छे। 1802 में। यही सब कंफ्यूज करता है कि सबसे पहले अगर आपका 1798 में हुआ तो ये हुआ यूके में। ये कहां पे हुआ? यूके में। और 1802 में कहां हुआ? अमेरिका में सबसे पहले पब्लिश। ये ध्यान रखना है। लिरिकल बैलेट्स आपका कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, कविताओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कितने पोएम्स है इसमें? कितने पोएम्स है बताइएगा, फटाफट अंदाज में बताना है। 23, बहुत अच्छे, 23 पोएम्स है। चलिए, 23 पोएम, 2 राइटर लिखने का काम किए, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज। कौन कौन लिखे हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ प्लस एस टी कॉलरिज। आप बताओ, विलियम वर्ड्सवर्थ कितने लिखे, एस टी कॉलरिज कितने लिखे? 19 विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत बढ़िया। आज मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोग मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं। और एस टी कॉलरिज लिखे कितने? 4। लिरिकल बैलेट्स की जो शुरुआत होती है उसके राइटर कौन है? लिरिकल बैलेट्स में जो सबसे पहला पोयम आता है उसके राइटर कौन है बताइए, फटाफट बताना है आप सभी को। एस टी कॉलरिज, वेरी गुड। यानी फर्स्ट पोयम जो है इनका, लिरिकल बैलेट्स का जो फर्स्ट पोयम है उसके राइटर है एस टी कॉलरिज। विच पोयम? कौन सा पोयम है? कौन सा पोयम है? द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। श्वेता झा, फुल नेम है उस पोयम का, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। अगर मैं आपसे पूछूं, इन विच ईयर द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर वॉज पब्लिश्ड, किस ईयर में द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर को पब्लिश किया गया बताइए आप लोग,
फर्स्ट पोएम द वर्ड्सवर्थ का द मैरिनर, एंशिएंट ऑफ नेशन, नहीं नहीं, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर नाम है। द लास्ट वॉच कॉल रीच द नाइट्स। अच्छा क्या बता रहे फर्स्ट पोएम? 1798। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 1798। इससे एक सवाल और आता है ना। अब देखो सवाल कैसे बनता है, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। सवाल कैसे घुमाएगा वो जानिए आप। सवाल है आपका, which kind of figure of speech is used in the first part of lyrical ballads। फिर यहां पे लिख देगा द फर्स्ट पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड्स इज द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर written by STC and published in 1798। ये सवाल आपका लिख दिया गया। सवाल यहीं तक है आपका। Which kind of figure of speech is used in the first part of lyrical ballads? सवाल को लंबा करने के लिए आपका दिमाग खराब किया गया ताकि आप पढ़ के अपना दिमाग खराब करें और प्रेशर में आए। इतना बड़ा क्वेश्चन यहीं तक है। ऑप्शन आपको दिया गया, एक ऑप्शन दिया गया पर्सोनिफिकेशन, एक ऑप्शन दिया गया एनाफोरा, एक आपका दे दिया गया मेटाफर, डी ऑप्शन दिया गया मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई ऑप्शन दिया गया नन ऑफ द एबव। अब बच्चा बोलेगा लिरिकल बैलेट्स पढ़ के आए, ये क्या पूछ दिया? पूछेगा आपसे वैकेंसी नहीं आएगी क्या सर? वैकेंसी नहीं आएगी क्या सर जी? वैकेंसी नहीं आएगी क्या सर जी? एक ही बात को बार बार लिख रहे हैं चंद्रिका शर्मा जी, लिखने से कोई फायदा है? यहां जो पढ़ा रहा हूं इस पे ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए आप इसी टेंशन में रह गए, इधर अनामिका लोग, प्रियंका लोग पढ़ रही है, कुमकुम है, ये लोग पढ़ रही है, बाजी मार लेंगे, है ना, इनका ध्यान पढ़ाई पे है। और आप अगर फोकस करेंगे वैकेंसी नहीं आएगी, आप नहीं पढ़ेंगे तो आप तो फंस के रह जाएंगे। तो पढ़ने पे ध्यान देना है, वैकेंसी जब आएगी आ जाएगी, टेंशन ना लीजिए। क्लियर? आओ यहां पे, अब इधर आ जाओ। क्या लिख रहे? तो बोला गया कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अब यहां पे पर्सोनिफिकेशन की बात करेंगे तो पर्सोनिफिकेशन होता है जब किसी नॉन लिविंग को हम लिविंग बना देते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं माय मोबाइल लव्स मी वेरी मच, मेरा मोबाइल मेरे से बहुत प्यार करता है। अब ये इंसान है, इसके अंदर इमोशन फीलिंग है? नहीं है, ये नॉन लिविंग है। ऐसे ट्रीट कर रहे इस मोबाइल के बारे में जैसे ये मेरी महबूबा हो, है ना, और ये है नहीं, तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन। एनाफोरा में क्या होता है, किसी भी क्लॉज, एक क्लॉज फिर दूसरा क्लॉज फिर तीसरा क्लॉज, और सबका इनिशियल वर्ड रिपीट होते जाएगा। जैसे आई एम अ पर्सन, आई एम अ लर्नर एंड आई एम अ टीचर। अब तीनों क्लॉज में देखिए आई एम है, आई एम अ पर्सन, आई एम अ लर्नर एंड आई एम अ टीचर। तो तीनों आई से स्टार्ट हो रहा, इसी टाइप की फिगर ऑफ स्पीच को एनाफोरा कहते हैं। और मेटाफर आपका क्या है? तो मेटाफर होता है कंपैरिजन, जहां पे एज और लाइक वर्ड नहीं आए, ठीक है ना। अब आइए यहां, अब सवाल यह है कि आपका जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर लिखा गया, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जी? तो इसका एक लाइन है जो कि बहुत फेमस है, और वो लाइन है आपका
कि वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, बट टू ड्रिंक अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना। ये लाइन है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का। पूछ लिया जाता है दिस लाइन बिलोंग्स टू विच पोयम, दिस लाइन बिलोंग्स टू विच राइटर, दिस लाइन बिलोंग्स टू विच एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बताना पड़ेगा आपको। रोमांटिक एज, एसटी कॉलरिज, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, लिरिकल बैलेड्स, फर्स्ट वर्जन, ये ध्यान रखना है। अब ये वाटर वाटर एवरीवेयर बट टू ड्रिंक अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि चारों दिशाओं में पानी है और पीने का एक बूंद भी नहीं है ना। मतलब मैरिनर का मतलब जो यहां पे है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, मैरीन जो हम बोलते हैं, तो मैरीन का मतलब होता है रिलेटेड टू सी, सब मैरीन, मैरीन मीन्स रिलेटेड टू सी, सागर की बात करेंगे, महासागर की बात करेंगे, समुद्र की बात करेंगे, और अथाह पानी है, लेकिन उस पानी को मुंह में लीजिएगा नमकीन होगा, कंठ से नीचे नहीं उतरेगा, यानी पानी ही पानी है लेकिन पीने को एक बूंद भी नहीं है। इसको बोलते हैं विडंबना और इसको बोलते हैं आयरनी, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं तो नन ऑफ दी होगा, और आयरनी किसी ऑप्शन में दिया होता तो हमारा वो आंसर होता। तो बिल्कुल डिटेल्ड वे में पढ़ना पड़ेगा आपको। आप अगर सोचेंगे वन लाइनर कर लेने से काम हो जाएगा, नहीं होगा, यहां पे ई आंसर होगा, समझे। कोई डाउट भी है? इसीलिए जिनको लिटरेचर में कोई समस्या नहीं है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, बल्ले बल्ले है। और जिनका लगता है कि नहीं लिटरेचर प्रॉब्लम है, तो भैया आपका ये ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, और उस ऐप पे बंधु चल रहा है लिटरेचर का धाकर बैच, नाम भी है धाकर, काम भी है धाकर। अनामिका, प्रियंका, ये सब मेरे को उस बैच में मिलती हैं। आई थिंक श्वेता भी उस बैच में है, श्वेता झा, है ना, आप भी हैं श्वेता शायद, है ना। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम, मैं नहीं कह रहा हूं सारे बच्चे आ जाओ, जिनको लगता है कि टीआरई 4 में लिटरेचर कहीं आपको डैमेज ना कर दे, क्योंकि टीआरई 3 में 35 मार्क्स का लिटरेचर था, तो आप उस बैच में जरूर आइए, जरूर पढ़िए, समय खर्च कीजिए उस बैच में। और वो बैच तब तक रहेगा ऐप पे जब तक टीआरई 4 का एग्जाम नहीं हो जाता है, ये मेरा वादा है आप सभी से, तब तक रहेगा जब तक टीआरई 4 का एग्जाम नहीं हो जाता है। धाकर सर कौन है सर? पता नहीं वो कौन है, बहुत क्यूट दिखते हैं, धाकर तो नहीं है, बहुत प्यारे टीचर हैं, मैं आपको अभी दिखा दूंगा उनके बारे में, है ना। आ जाइए। तो वहां पे आपको सिर्फ लिटरेचर ही पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपके कोई मित्र बंधु हो जिनको प्रॉब्लम है लिटरेचर में, 499 का बैच है, ऑनलाइन मोड में वो चल रहा है, ठीक है। अब आइए यहां पे, तो हमने बात की लिरिकल बैलेड्स के बारे में। अब उसके बाद जैसे ही आपका रोमांटिक एज आता है, खत्म होता है, तो फिर हम विक्टोरियन पीरियड की शुरुआत करते हैं, और विक्टोरियन एज मतलब क्वीन विक्टोरिया की बात करेंगे, और वो आपका 1837 से 1901 तक है। और इसी में आता है 2 वर्जन्स, द प्री रैफेलाइट्स 1848 टू 1860, और फिर एस्थेटिसिज्म, इसका मीनिंग होता है ब्यूटिफिकेशन, यानी बात सौंदर्य की करते हैं, क्योंकि विक्टोरियन एज में क्वीन विक्टोरिया है, लेडी है, और जहां पर भी महिलाओं की बात होती है वहां पे सुंदरता की बात होती है। आप किसी कवि को सुने, किसी शायर को सुने, सुंदरता की परिभाषा मतलब महिलाओं पे की जाती है, मर्दों की सुंदरता के बारे में बिल्कुल बात नहीं किया जाता है, क्योंकि मर्द भगचोनर होते हैं, है ना जी। चलिए कोई सा भी गाना आप सुन लीजिए, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या, कभी नहीं बोला जाएगा सागर जैसा आंखों वाला नहीं, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। कोई सा भी गाना आप सुनिए, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों में चश्मा का पहरा, ये किसके लिए है? एक लेडी के लिए है। आइए यहां पे मर्दों के लिए नहीं बोला जाता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितने भी मर्द वर्जन यहां पे देख रहे हैं आप नहीं हैं। देखो होता क्या है, जो है उनके बारे में क्या ही बोले, है ना, तो जो है उनके बारे में क्या ही बोला जाएगा। आ जाओ यहां पे, मजाक कर रहे, बुरा नहीं मानना किसी को। अब विक्टोरियन एज में कौन कौन से राइटर हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है ना, विलियम बटलर इट्स भी इसमें आ जाते थोड़े से, ढेर सारे राइटर हैं, चार्ल्स डिकेंस है ना जी, बहुत सारे, मैथ्यू अर्नोल्ड है, बहुत राइटर्स के बारे में बात की जाती है। अभी तक उसमें कितना क्लास हुआ है? उसमें क्लास बहुत मतलब अराउंड 35 प्लस क्लास हो चुका है, लेकिन आपको स्टार्टिंग से वीडियो मिलेगा बिल्कुल सीक्वेंस में भाई साहब। अब आइए यहां पे, उसके बाद आपका आता है विक्टोरियन एज के बाद द मॉडर्न पीरियड।
विक्टोरियन एज 1901 तक जाता है और उसके बाद मॉडर्न एज की बात करेंगे तो वह 91 से लेके 1940 है ना, डायरेक्ट लिखा है 2000, बिल्कुल अब तक का मामला है। और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। द एडवार्डियन एज यानी किंग एडवर्ड 7 थे 1901 से 1910 तक। जॉर्जियन एज किंग जॉर्ज 5 थे 1910 से 1936। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे तो वो आपका होगा 1939 से 1945 है ना, और टिल नौ यानी कि अभी तक आपका ये चल रहा है। ये ध्यान देना है आपको। मैथ्यू ऑर्नल, बहुत सारे और राइटर हैं है ना। अब यहां पे देखिए, लेकिन वो बैच रनिंग है, धाकर बैच जो है ना रनिंग, अभी चलेगा वो, अभी उसमें पढ़ाना है बहुत। चलिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देखिए, यहां पे दिखाता हूं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस एक बार देख लें हम। अरे बाप रे, इतने सारे, 125 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, जो हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है ना। अब आ जाइए, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में, बनाने में, आप लोग इसका जरूर फायदा उठाइए। अब यहां पे आया विच इज द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप बोलेंगे सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया ही नहीं, ये क्या है। तो जब आपके विलियम वर्ड्सवर्थ साहब थे रोमांटिक एज में, तो रोमांटिक एज में ही वो थे और अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान, अपने जीवन के दौरान 2 टाइम फ्रांस विजिट किए। पहली बार 1790 में, दूसरी बार 1791 में। और फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया 1789 से 1799, उसका इंपैक्ट रहा। क्लियर है मामला। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात कहां पे, जस्ट बिफोर रोमांटिक एज है ना, रोमांटिक एज से पहले। लेकिन उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का काफी आना जाना फ्रांस रहा। क्लियर है मामला। 1784 17, ये मैंने आंसर जानबूझ के यहां पे दे रखा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं इसलिए दे रखा है। अब जैसे ही हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात की तो यहां पे हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में चर्चा करेंगे तो लिरिकल बैलेड्स की चर्चा हो जाएगी, टिंटन एबे की चर्चा हो जाएगी, द प्रील्यूड की चर्चा हो जाएगी है ना, लूसी पोएम है इनका, उसके बारे में डिबेट कर लेंगे। तो कुल मिला के एक क्वेश्चन को जब आप डिस्कस करते हैं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी उसके वातावरण के आसपास, उनके सराउंडिंग्स के आसपास जो भी चीजें आती हैं, हर एक को डिस्कस करते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं, है ना। हाँ, वेरी गुड कुमकुम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, इतना सारा क्वेश्चन। अब सवाल यह है कि कल से आपका बंधु चल रहा है क्या, तो कल से आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, जो मैंने आप सभी को बताया सेशन के स्टार्टिंग में ही। आप जो बच्चे स्टार्टिंग से आज नहीं जुड़े हैं देख लीजिएगा, कल से फुल लेंथ का टेस्ट आपका स्टार्ट होना है, सॉरी 40 मार्क्स का। और कल से YouTube पे हमारी मुलाकात जो होगी वो 9 बजे होगी, 9:30 नहीं 9, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये कब प्रैक्टिस करेंगे हम, क्योंकि कल से तो हमारा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 40 क्वेश्चंस का, जिसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेचर सब रहना है ना। कहां मिलेगा भैया, अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, यहां पे वो टेस्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में जाके वीडियो को देख लेना जो मैंने आपको बताया है। तो ये कब पढ़ेंगे आप, ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आपका जो ये टेस्ट होगा ये मंडे टू फ्राइडे होगा। सैटरडे संडे को फुल लेंथ का जो होगा टेस्ट, उसका डिस्कशन हम इवनिंग में रखते हैं। तो इवनिंग में डिस्कशन है, तो मॉर्निंग में सैटरडे संडे को इसी यूट्यूब चैनल पे शेड्यूल लगा के मैं आप सभी को बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा, और ये क्वेश्चन जो हम पढ़े हैं ये हम डिस्कस डिबेट कर लेंगे, ये ध्यान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतनी मेहनत करते हैं आप ही सभी से हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने का। तो लगातार आप प्रयास अपना करते रहें, जारी रखें, सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी और ऊपर वाला आप सभी को अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी में सफल बनाए।